नमस्ते, मैं राशि स्वामी आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बीए तृतीय वर्ष की पुस्तक है जिसमें पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक हैं उनका अध्ययन हमें करना होता है। उसके तहत आज हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और उस समझौते की शुरुआत हम करेंगे थॉमस हॉब्स के साथ। थॉमस हॉब्स के विचारों को विस्तार से जानने से पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है, किसे कहते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत वास्तव में यह सिद्धांत जो है वो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है और किस रूप में ये माना जाता है और उसकी क्या विशेषता है, इसको हम समझें तो जब 17वीं और 18वीं सदी हुई थी तो उस वक्त राजनीतिक विचारधारा में इस सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण इसको प्रधानता प्रदान की गई थी। इस सिद्धांत के अनुसार कि राज्य एक दैवीय संस्था न होकर एक मानव निर्मित संस्था है, अर्थात ये सिद्धांत ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि राज्य का निर्माण भगवान ने, एक देवता ने नहीं किया है, बल्कि मनुष्यों ने आपस में मिलकर इस संस्था का, राज्य रूपी जो संस्था है उसका निर्माण किया है। और इसका निर्माण व्यक्तियों ने आपस में जो समझौते करके, यानी कि पारस्परिक समझौते के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया है और इस सिद्धांत के निर्माण के लिए उन्होंने आपस में समझौते किए हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं थी। और सिद्धांत के प्रतिपादकों में जो प्राकृतिक अवस्था थी उसके बारे में कुछ मतभेद व्याप्त रहते हैं। और उसे जो प्राकृतिक अवस्था थी उसे पूर्व सामाजिक या कुछ उसे पूर्व राजनीतिक अवस्था भी कहते हैं और उस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से अनुसार कार्य करता था। तो हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विकास की जहाँ तक बात करें तो ये सिद्धांत है राजनीति के दर्शन की तरह ही पुराना सिद्धांत है और इसे पूर्व और पश्चिम दोनों ही देशों में पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ है। हमारे ही देश में बात करें तो महाभारत की जो शांति पर्व है वो इस बात का वर्णन मिलता है वहाँ पर कि पहले राज्य नहीं था, उसके स्थान पर अराजकता थी, यानी कि एक जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें महाभारत में उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है और उस अवस्था को अराजकता वाली अवस्था बताया गया है महाभारत में। और उस स्थिति में मनुष्य तंग आकर, जो आपस में अराजकता की स्थिति थी, उससे तंग आकर मनुष्य ने परस्पर सामाजिक समझौता किया और मनु को अपना जो शासक स्वीकार किया। इसके अलावा हमने जिस चर्चा की थी कि आचार्य कौटिल्य ने भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अपनाया था और उन्होंने राज्य की उत्पत्ति को सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से बताया था। यूनान में पहले सोफिस्ट वर्ग भी इस विचार का प्रतिपादन किया था। उनका मत था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और एक समझौते का परिणाम है। एपिक्यूरियन विचारधारा वाले वर्ग ने भी इसका समर्थन किया और रोमन विचारकों ने भी इस बात पर बल दिया कि जनता राज्य की सत्ता का अंतिम स्रोत है। और इसके संदर्भ में मैकडोनाल्ड तथा थॉमस एक्विनोस ने भी सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन किया था। तो ये सिद्धांत जो है जो डच दार्शनिक ह्यूगो गोर्सियस, स्पिनोजा, इन्होंने भी इस सिद्धांत का पोषण किया, इसका समर्थन किया, किंतु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत जो रूप जो है सबसे पहले जो इसका स्वरूप प्रदान किया था उसके लिए 3 दार्शनिक विशेष रूप से प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिनमें कि जो प्रसिद्ध दार्शनिक है वह है हॉब्स, लोक और रूसो। इन तीनों विचारकों ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत ही सामाजिक समझौते के लिए मान्य सिद्धांत माने जाते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का वैज्ञानिक विश्लेषण किया था और कुछ विशेष बातों पर उन्होंने जो बल दिया था और वो उस विशेष बातों में वो तीनों एक मत थे, सहमत थे। आज हम क्रमशः एक एक करके इन तीनों विज्ञान जो विचारक हैं उन्होंने सामाजिक समझौते के जो सिद्धांत दिए हैं उनमें उन किस रूप से उसे प्रस्तुत किया है उसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं थॉमस हॉब्स के साथ। थॉमस हॉब्स को राजनीतिक विज्ञान में सर्वप्रथम निरंकुशतावाद तथा धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत उन्होंने किया था। साथ हॉब्स ने जो सर्वप्रथम सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसका वैज्ञानिक तरीके से हॉब्स ने प्रतिपादन किया था।
हॉब्स का हम परिचय लें तो उनका जन्म हुआ था 1588 में और मेल्सबरी इंग्लैंड में जो स्थान है वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें सबसे पहले आती है लेवियथन, यानी कि उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है हॉब्स की वो लेवियथन मानी जाती है। और लेवियथन की इस रचना में ही हॉब्स के जो राजनीतिक विचार हैं उनका सर्वोत्तम रूप से उनका वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। 1651 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की गई थी और 1651 में यह पुस्तक लिखी थी। लेवियथन जो पुस्तक है हॉब्स की सर्व प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक को लिखा गया था हॉब्स के द्वारा। इसके अलावा जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनमें आता है डी सीवे में हॉब्स ने अपने जो संप्रभुता संबंधी विचार है उसकी व्याख्या उन्होंने की है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है हॉब्स की वो डी कॉर्पोरे मानी जाती है, उसमें उन्होंने मानव स्वभाव की विस्तृत रूप से व्याख्या की है। और जो एलिमेंट्स ऑफ लॉ है विधि का शासन, उस एलिमेंट्स ऑफ लॉ पुस्तक में विधि शास्त्र की व्याख्या हॉब्स ने विस्तार के साथ की है। हॉब्स का जो ग्रंथ है लेवियथन वो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और उस ग्रंथ को ऑक्सफोर्ड ने अंग्रेजी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। इस ग्रंथ की प्रसिद्धि बहुत अधिक ही रही है। उनने जो अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है वो वैज्ञानिक भौतिकवाद व निगमनात्मक अध्ययन पद्धति का हॉब्स ने प्रयोग किया है। हॉब्स के जो विचार थे, हॉब्स ने अपने जो विचार रखे हैं वो विचार वस्तु जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। वो एक हॉब्स चूँकि गणितज्ञ थे और गणित से वो बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने जो अपनी शैली अपनाई है अपने राजनीतिक चिंतन में वो गणितीय शैली अपनाई है और इसी शैली के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि जो निपट अराजकता को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत की स्थापना की गई है। तो गणितज्ञ थे, इसलिए वो तत्कालिक जो वैज्ञानिक थे उनके विचारों से वो बहुत प्रभावित हुए थे। जैसे गैलीलियो के जो भौतिक विज्ञान का सिद्धांत था, इसके अलावा गति संबंधी जो नियम थे, और सबसे अधिक उन पर जो असर पड़ा था वो था इंग्लैंड की तात्कालिक परिस्थितियों का असर। क्योंकि इंग्लैंड में उस वक्त गृह युद्ध की स्थिति थी और आपस में संघर्ष और लड़ाई मारकाट की एक निपट अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। तो वो ही हॉब्स के दर्शन में हमें हॉब्स के विचार उनमें देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का जिस रूप से उन्होंने वर्णन किया है वो प्राकृतिक अवस्था कहीं न कहीं जो इंग्लैंड की तात्कालिक गृह युद्ध की स्थिति थी उससे प्रभावित था। हॉब्स चूँकि एक वैज्ञानिक भौतिकवाद के समर्थक थे, इसलिए उनका मानना था कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो पदार्थ है, उनकी मैटर ही सब कुछ है। मैटर के अलावा, जड़ तत्वों के अलावा संसार में और कुछ भी सत्य नहीं है, और जो कुछ है वह पदार्थ है, और वह पदार्थ है नहीं है वो विश्व का अंग नहीं है, और जो पदार्थ है जो दिखाई देता है वो ही इस जगत में सत्य है। इसके अलावा, इस मैटर के अलावा वो किसी भी अन्य वैचारिक तत्व, आत्मा आदि को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक थे। इस आधार पर वो मैटर को ही एकमात्र एक सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। अब हम हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की यदि विस्तार से व्याख्या करें तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उनके जो प्रारंभिक स्वरूप में जो मानव स्वभाव था उसको हॉब्स ने किस रूप में वर्णन किया है। तो उनका मानना है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, अकेला, गंदा, विवश, पशुतुल्य व छोटे जीवन युक्त होता है। चूँकि छोटे जीवन युक्त इसलिए होता है क्योंकि हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, मारकाट बनी रहती है। तो इस स्थिति में मनुष्य का जीवन है वो लगभग छोटा उन्होंने माना है, क्योंकि संघर्ष और मारकाट के कारण व्यक्ति अधिक आयु तक, लंबी आयु तक जी नहीं पाता है। तो इस प्रकार हॉब्स के अनुसार मनुष्य की जो प्राकृतिक अवस्था है वो निरंतर संघर्ष की अवस्था है, और इस संघर्ष की अवस्था में मनुष्य है वो हमेशा अपनी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर ही कार्य करता है। वो दुष्ट, हिंसक तथा विवेकहीन व्यक्ति होता है, वह निरंतर अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। हॉब्स के अनुसार 3 कारणों से मनुष्य में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। एक तो प्रतिद्वंद्विता, यानी कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को छीना झपटी करने का जो स्वरूप है उसके कारण।
और दूसरा भय 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 के कारण व्यक्ति है वो निरंतर संघर्ष में रहता है। भय को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया हॉब्स ने। और तीसरा तत्व बताया उन्होंने कीर्ति को, यानी कि अपनी यश की प्राप्ति के लिए, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए व्यक्ति दूसरों के साथ संघर्ष करने की कोशिश करता है, दूसरों के साथ संघर्ष करता है। और हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि हॉब्स ने ये जो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का चित्रण किया है वो इंग्लैंड की तात्कालिक जो गृह युद्ध की जो स्थिति थी उस स्थिति से प्रभावित है, प्रभाव उन पर देखने को मिलता है। हॉब्स ने अपनी मनुष्य का मानना है कि मनुष्य अपनी संपत्ति व अधिकारों में वृद्धि करना चाहता है और इस कारण वह अपने साथियों के साथ निरंतर संघर्ष में बना रहता है। और इसलिए उनका एक प्रसिद्ध कथन भी है कि मैं और भाई दोनों जुड़वा भाई हैं, यानी कि वो व्यक्ति जब अपना आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसे दूसरों से डर लगता है, इसलिए उन्होंने मैं और भय दोनों को जुड़वा भाई बताया है। और इस स्थिति में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जिसके पास शक्ति होती है, अर्थात जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। इस जो राज्य की उत्पत्ति से इस जो मानव स्वभाव की उन्होंने व्याख्या की है, ये मानव जो स्वभाव है ये अराजकता की जो स्थिति है ये प्राकृतिक अवस्था की स्थिति है, यानी कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य जिस रूप में रहता था, जिस मनुष्य के स्वभाव की उन्होंने व्याख्या की है वो अवस्था को राज्य की उत्पत्ति की पहले की अवस्था है और इसे हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था कहा है। और ये प्राकृतिक अवस्था है ये युद्ध की स्थिति इसमें बनी रहती है इस अवस्था में। और ये सब स्वार्थ लोग जो है एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष में लगे रहते हैं। प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत भी हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकार व प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या की है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के संरक्षण से संबंधित कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उससे कार्य करने की, अपने जीवन के अधिकार की रक्षा करने की स्वतंत्रता होती है, उसे हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकार कहा है। ये जो प्राकृतिक अधिकार व प्राकृतिक कानून है ये प्राकृतिक अवस्था में स्थित रहते हैं। और प्राकृतिक अधिकार जो कानून है वो वैसे कानून माने जाते हैं जो व्यक्ति सोच समझकर बनाने की कोशिश करता है और सूझबूझ के साथ उन्हें लागू करने की कोशिश करता है ताकि उसका जीवन जो है सुरक्षित रह सके और उसकी संपत्ति की रक्षा हो सके। किंतु हम देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्य का जो प्राकृतिक कानून है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति उनका सम्मान नहीं करते, उन कानूनों को अपने ऊपर लागू नहीं करते, जिसके कारण एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो इस स्थिति से जब व्यक्ति तंग आ जाता है मनुष्य और वो चाहता है कि कोई ऐसी संस्था हो जो उन कानूनों को, जो प्राकृतिक कानून है और जो कानून है उनको दृढ़ता के साथ दूसरे व्यक्तियों से पालन करवा सके, उन पर नियंत्रण स्थापित कर सके ताकि व्यक्ति मजबूर हो कि वह कानूनों का पालन करे। तो ऐसी स्थिति इसके लिए आपस में व्यक्ति समझौता करते हैं और समझौते से राज्य या कॉमनवेल्थ का निर्माण होता है। तो समझौते की कारणों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, हॉब्स का मानना है कि जब कॉमनवेल्थ की स्थिति हो जाती है तो अराजकता की स्थिति से दूर करने के लिए एक महामानव या महाशासक की स्थापना की जाती है और यह महाशासक है उसे जो व्यक्ति अपने समस्त अधिकार सौंप देते हैं। प्राकृतिक समझौते के फलस्वरूप हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक समझौते के में कानूनों की व्याख्या करने एवं प्राकृतिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों को दंड देने के लिए और जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन उल्लंघनों को जो लोग करते हैं उनको दंड देने के लिए प्रभुसत्ता की आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है और इसमें हॉब्स का कहना है कि मनुष्यों ने आपस में समझौते के माध्यम से कॉमनवेल्थ का निर्माण किया है तथा आत्म संरक्षण के लिए उन्होंने अपनी सभी शक्तियां एक सर्वोच्च राजा, जिसे उन्होंने लेवियथन का नाम दिया है, और सर्वोच्च राजा को अपनी सारी शक्तियां जनता प्रदान कर देती है। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस बात की शपथ लेता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या जो व्यक्ति समूह को इस आधार पर सौंपता हूँ कि
तुम भी अपने सारे अधिकार उसे सौंप दो तथा मेरे समान ही उसके कार्यों का समर्थन करो। यानी कि आपस में पहले समझौता करते हैं व्यक्ति जो समाज के व्यक्ति होते हैं कि हम जो हैं अपने अधिकार उस राजा को सौंप देते हैं कि मैं अपने अधिकार इस आधार पर सौंपता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार उस सर्वोच्च व्यक्ति को और जो शासक होगा उसको तुम सौंप दोगे और मेरे समान ही तुम उसके कार्यों का समर्थन करोगे। इस प्रकार हॉब्स के अनुसार ऐसा करने पर सारा जन समुदाय एक ही व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है जिसे वह राज्य की संज्ञा देता है। अब हॉब्स के अनुसार इससे पूर्व राज्य व समाज की कोई सत्ता नहीं थी। उससे पहले जो व्यक्ति आपस में जो समझौता किया था उस समझौते से पहले वहाँ कोई समाज की स्थिति नहीं थी, वो अराजकता की स्थिति थी तथा जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह से समझौता करने वाले लोग अपने मानव अधिकारों को सौंपते हैं वो व्यक्ति उसको हॉब्स ने लेवियाथन का नाम दिया है। इस टॉपिक को हम और आगे यदि विस्तार से हॉब्स के जो कानून जो राज्य के संबंधी सिद्धांत है उसमें राज्य के स्वरूप के बारे में और हॉब्स के जो कार्य किए हैं उनकी जो सामाजिक समझौता के सिद्धांत उन्होंने दिया है उसकी आलोचना हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।